बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अकाउंटिंग किसको कहते हैं। हम अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कहते किसको हैं। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक होती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एक होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करके प्रॉफिट अर्न करती हैं, जबकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब आ जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, तो उन फाइनेंशियल मैटर्स को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और फिर उस ट्रांजैक्शन को, जिसको हम डेटा कहते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं और अकाउंटिंग में हमने क्या करना होता है कि हमें जो ट्रांजैक्शंस दी हुई होती हैं हमने उनके जर्नल बनाने होते हैं, लेजर बनाने होते हैं, फिर हम उनकी इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हम अकाउंटिंग इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम दैट आइडेंटिफाइज, रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेट्स रेलेवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एक्टिविटीज़। इस डेफिनेशन में कहा गया इट इज़ एन इंफॉर्मेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो मालूमात और का निज़ाम है और मेजरमेंट का निज़ाम है, जो क्या करता है, जो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है और कम्युनिकेट करता है रेलेवेंट, रिलायबल और कंपेरेबल इंफॉर्मेशन को। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्सटर्नल ऑडियंस में अगर क्लाइंट्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक शॉप है तो उसके जो क्लाइंट्स होंगे, तो क्लाइंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि इस जो शॉपकीपर है वो बिल्स कितने दे रहा है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्लाइंट्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। तो क्लाइंट के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। इसी तरह जब टैक्स अथॉरिटीज़ से टैक्स ऑफिसर्स आकर किसी भी कंपनी से टैक्स लेंगे या फिर रिटर्न लेंगे, तो फिर उनके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि इस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है या इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये यूज़र के डिसीजन को अफेक्ट करती है। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे, इट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ यूज़र्स। उसके बाद आ जाता है रिलायबल इन्फॉर्मेशन। रिलायबल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर हमने जर्नल ठीक बनाया है, अगर हमने लेजर ठीक बनाया हुआ है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो हम पर एतमाद कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टर अगर आकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और वो उस कंपनी पर ट्रस्ट करता है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम पर ट्रस्ट करता है, तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट कर लेगा। तो इस तरह जो अकाउंटिंग है वो, अगर वो यूज़र को वो एक कंपनी की मदद करती है कि उसके जो एक्सटर्नल ऑडियंस है वो उस पर ट्रस्ट कर सके। उसके बाद आता है कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन। अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस एक ही नीश पर काम कर रही हैं, जैसे कि दो स्कूल्स हैं और दोनों का मकसद है तालीम देना, तो हम देख सकते हैं कि हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल ऑडियंस जैसे कि पेरेंट्स होंगे वो किस तरह कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्कूल सर्विसेज कौन सी दे रहा है और किस स्कूल की फ़ीस क्या है, कौन से स्कूल के चार्जेस क्या हैं। तो ये कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया में होती हैं, तो यकीनन कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे जो हर जगह सेम होते हैं। वैसे कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, या फिर कंपनी टू कंपनी भी वेरी करते हैं, लेकिन चंद प्रिंसिपल्स सेम होते हैं हर जगह। उनके मुतल्लिक़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज़ गवर्न्ड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। ये गैप होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बेस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है। तो हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट अनबाइस्ड एविडेंस, कि जो हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है, जो हमने जर्नल बनाने हैं, जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, उसमें हमने किसी को फेवर नहीं देना, हमने किसी के अपने जहन में किसी के मतलब मनफी ख्यालात नहीं रखने हैं, बल्कि हमने हर चीज़ को अनबाइस्ड होकर देखना है। इसके अलावा हमने कोई भी बात ज़बानी कलामी तय नहीं करनी, हमने हर चीज़ को रिकॉर्ड करना है, हमारे पास हर चीज़ के सॉलिड पेपर्स होने चाहिए। ये कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। उसके बाद है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अगर एक शॉपकीपर है, उसने कोई चीज़ फोर रुपीज़ की परचेज़ की है और वो उसको 10 रुपीज़ का सेल करता है, लेकिन जब उसके पास टैक्स अथॉरिटीज़ आती हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैंने ये चीज़ 5 रुपीज़ की ली थी और मैंने इसको 10 रुपीज़ का सेल किया, तो ये गलत है। उसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट, जो चीज़ की असल कॉस्ट है हमने सिर्फ वो रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद आ जाता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हमारी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर ये ना लगे कि हमने इस बिज़नेस को 2 साल बाद सेल कर देना या हम इस बिज़नेस को बंद कर देंगे। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह बनानी होती हैं जैसे हम इस बिज़नेस को जारी रखना चाहते हैं। तो जो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है उसके मुताबिक रिफ्लेक्ट अजम्पशन दैट बिजनेस विल बी ऑपरेटिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड और क्लोज्ड। उसके बाद आ जाता है मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इट एक्सप्रेसेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन मॉनेटरी मनी यूनिट्स। अगर एक शॉपकीपर है उसने 5 kg शुगर सेल किया तो वो ये नहीं रिकॉर्ड करेगा कि मैंने 5 kg शुगर सेल किया है, बल्कि वो यही रिकॉर्ड करेगा अगर 1 kg शुगर की प्राइस 200 है तो वो रिकॉर्ड करेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल 1000 kg। वो 5 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल 1000 रुपीज़। वो 1000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेगा क्योंकि अकाउंटिंग में हम जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी यूनिट्स में होता है, वो करेंसी में होता है, वो केजी में या फिर लीटर मिली लीटर में नहीं होता। इसको कहते हैं मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है कि अगर एक ओनर है वो अपने बिजनेस में से कोई चीज़ विड्रॉल करवाना चाहता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओनर कहे कि क्योंकि मैं इस बिज़नेस का ओनर हूँ तो मैं जो चाहे ले सकता हूँ। उसका मैनेजर या जो भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट होगा वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा कि ये चीज़ ओनर ने अपने लिए विड्रॉ करवाई है और ओनर इसकी पेमेंट करेगा। जो ओनर होता है वो बिज़नेस से सेपरेट होता है। उसके अलावा अगर एक ओनर है उसके 2 बिज़नेस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उन दोनों की ट्रांजैक्शंस को मिक्स कर देगा। मसलन अगर वो उसका गाड़ियों का शोरूम भी है और उसकी एक साइकिल की शॉप भी है तो वो उन दोनों की जो मेजरमेंट्स हैं या उन दोनों की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग अलग रिकॉर्ड करेगा, वो उन दोनों को इकट्ठा रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये मिक्स नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ बिजनेस इज अकाउंटेड फॉर सेपरेट फ्रॉम अदर बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग इट्स ओनर। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के मुताबिक रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट इज़ अर्न प्रोसीड नीड्स नॉट बी इन कैश मयर रेवेन्यू बाय कैश रिसीव्ड प्लस कैश वैल्यूज ऑफ आइटम रिसीव्ड। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी को सर्विसेज दे दी हैं या अगर हमने किसी को प्रोडक्ट सेल कर दिया तो हम अपना रेवेन्यू अर्न कर लेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें पेमेंट भी मिल गई हो, अगर हमें पेमेंट नहीं मिली तो भी हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारी तरफ से सर्विसेज चली गई, हमारी तरफ से प्रोडक्ट सेल हो गई तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आ जाती हैं बिजनेस एंटिटी फॉर्म्स। बिजनेस एंटिटी फॉर्म्स के मुताबिक बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की जो ओनरशिप है, बिजनेस की ओनरशिप 3 तरह की हो सकती है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है कि बिज़नेस का एक ओनर है। पार्टनरशिप का मतलब है कि बिज़नेस के 2 से लेकर 20 तक ओनर्स हो सकते हैं। और कॉरपोरेशन का मतलब है कि बिज़नेस में काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होंगे। अब इन सब की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी। प्रोप्राइटरशिप में येस, पार्टनरशिप में भी येस और कॉरपोरेशन में भी येस। फिर लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में नो, प्रोप्राइटरशिप में नो, पार्टनरशिप में नो और कॉरपोरेशन में येस। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, पार्टनरशिप में भी नहीं है और कॉरपोरेशन में लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइफ। प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइफ नहीं है, पार्टनरशिप में भी नहीं है जबकि कॉरपोरेशन में है। फिर बिजनेस टैक्स प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं है जबकि कॉरपोरेशन में है। फिर पार्टनरशिप में एक ओनर होता है, प्रोप्राइटरशिप में भी एक ओनर है और कॉरपोरेशन में पार्टनरशिप में एक ओनर नहीं है जबकि कॉरपोरेशन में एक ओनर हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। सारी अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमने उनके जब जर्नल बनाने हैं, लेजर बनाने हैं तो हमने इसकी बेस पर बनाने हैं। उसके बाद आ जाता है, हम अब देखेंगे कि इस इक्वेशन में एसेट्स का क्या मतलब है। एसेट्स का मतलब है रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ कंपनी। वो तमाम वसाइल जो एक कंपनी की मलकियत हैं या उसके इस्तेमाल में है हम उनको एसेट्स कहते हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश, नोट्स रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, स्टोर सप्लाइज, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एसेट्स में। उसके बाद आ जाती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि क्रेडिटर्स क्लेम ऑन एसेट्स, के जो क्रेडिटर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनका एक बिज़नेस पर क्या क्लेम है, जैसे कि टैक्सेस पेएबल, वेजेस पेएबल, नोट्स पेएबल एंड अकाउंट्स पेएबल। ये चारों अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है? ओनर्स क्लेम ऑन एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब था क्रेडिटर्स क्लेम ऑन एसेट्स और इक्विटी का मतलब है ओनर्स क्लेम ऑन एसेट्स। तो जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो उस बिज़नेस का कैपिटल होता है। तो हम अगर इसको एक्सपेंड करें तो ओनर कैपिटल माइनस ओनर विड्रॉल्स प्लस रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। उसके बाद है ट्रांजैक्शन एनालिसिस इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट रिमेन इन बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको बैलेंस्ड होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कौन सी बनाएंगे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ जाता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। इट डिस्क्राइब्स अ कंपनी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस अलॉन्ग विद द रिजल्टिंग नेट इनकम और लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू अर्निंग एक्टिविटीज़। एक बिजनेस ने मिसाल के तौर पर 1 महीना काम किया है, तो अगर हमने 1 महीने बाद उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, हम उसमें क्या लिखेंगे? हम उसमें देखेंगे कि रेवेन्यू कितना है और उसमें एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। हम रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। तो जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो हमें नेट इनकम देती है, और अगर हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें नेट लॉस होगा। तो जो इनकम स्टेटमेंट है उसकी मदद से हम नेट इनकम या फिर नेट लॉस को डिटर्मिन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या मतलब है कि हम बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी पॉइंट पर हम देख सकें कि हमारी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उसकी कितनी इक्विटी और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो बैलेंस शीट डिस्क्राइब्स अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी ज़्यादातर 1 साल के बाद बनाई जाती है, और इसका क्या मकसद होता है कि ओनर ने स्टार्ट में जितना इन्वेस्ट किया था उसको साल के आखिर में प्रॉफिट कितना हो रहा है, या ओनर का कैपिटल साल के शुरू में कितना था और साल के आखिर में कितना है। हम इसको ओनर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है ओनर कैपिटल बिगनिंग, फिर हम इसमें नेट इनकम ऐड करते हैं, फिर ओनर इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं, फिर इन तीनों को टोटल कर देते हैं, सब टोटल। फिर हम इसमें से विड्रॉल्स माइनस करते हैं तो हमारे पास ओनर कैपिटल एंडिंग आ जाता है। तो इस तरह हमारी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बन जाती है। उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का क्या मतलब है कि कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस स्टेटमेंट को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम देख सकें कि हमारे पास जितना भी कैश है बिजनेस में वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि हमने कितना इक्विपमेंट ख़रीदा है, कितनी हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ख़रीदी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये आ जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि ओनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और कितने विड्रॉल करवाए हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए और हमने रेवेन्यू कितना अर्न किया। अब इन चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम, उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद हम लिखते हैं टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करते हैं। तो आज हमने सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम इन जो कुछ हमने पढ़ा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।